मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे परसों, फोर्थ यूनिट नहीं स्टार्ट हुई हरेंद्र, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यूनिट ये थर्ड है। देखिए बेटा, हम आज यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को मिला के, चैप्टर 4 प्लस चैप्टर 5 को मिला के है ये। अब ये एनसीईआरटी ने अपना तरीका बना रखा है, इधर देखते चलो, मैं अब किसी की बातें नहीं सुन रहा हूं, ठीक है। यूनिट 3 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 हम पढ़ने जाएंगे। ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। यूनिट 3 एक्चुअली हमारा पहली यूनिट जब हमने खत्म करी थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद बचे हुए सारे चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक है। उसी इलेक्ट्रोडायनामिक में एक कहानी ये भी है। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थोड़ा इंट्रो दे रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। जैसे करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, तो कई सालों बाद फिजिक्स को ये पता चला, कई सालों बाद फिजिक्स को ये भी पता चला कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। उससे पहले हम केवल ये जानते थे, जब ये आया था उससे पहले हम ये जानते थे कि केवल मैग्नेट का मैग्नेटिज्म होता है, कि एक मैग्नेट होती है ना बार मैग्नेट, उसी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, कि हम उसी का मैग्नेटिक फील्ड जानते थे। उसे नेचुरल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं बेटा। जैसे आपने बार मैग्नेट निकाली, क्योंकि सबसे पहले वही पता चला तो उसको नेचुरल नाम दे दिया, वरना नेचुरल तो ये भी है, लेकिन ये हमारे संज्ञान में था ही नहीं, नॉलेज में था ही नहीं, ये बहुत सालों तक छिपा रहा ये रहस्य कि करंट के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। उससे पहले हम ये सिर्फ जानते थे, ये चैप्टर इससे पहले जो जानते थे उसे मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म ये पढ़ेंगे हम इसमें, यानी ये चैप्टर 2 पार्टों में डिवाइड है। इस वाले चैप्टर में करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, करंट की वजह से कहीं ना कहीं फॉर्मूलों में आई आ रहा होगा, मतलब इस चैप्टर में शुरू से लेके एंड तक इक्वल टू जो भी फॉर्मूला आ रहा होगा यहां आई जरूर आ रहा होगा। आई माने मूविंग चार्ज, करंट मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें नेचुरल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या पढ़ेंगे, करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट कैरिंग कॉइल है, इसके इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सब पढ़ेंगे। सोलेनॉइड है, उसमें करंट दे दो ये मैग्नेट बन जाती है। टॉरॉइड है, ये बन जाती है। करंट की बातें करेंगे, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो टॉर्क महसूस करती है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो फोर्स महसूस करता है। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा चैप्टर है ये भी बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये रही बार मैग्नेट, नेचुरल बार मैग्नेट। इसके यहाँ कितना जैसे हमारा ये नेचुरल बार मैग्नेट, वैसी बार में जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पढ़ी थी, तो ऐसी इसकी एक्सियल लाइन, इसकी इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। यहाँ अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, आप कुछ बोलो ही मत, आज केवल सुनते चलो। जय प्लीज, मैं आपसे, अभी तो कोई डाउट बनना ही नहीं चाहिए, अभी कोई डाउट बनना ही नहीं चाहिए, और बन भी रहे तो थोड़ी देर शांत रहो, अपना कागज पे नोट कर लो बेटा डाउट। जब मैं क्लास एंड करूंगा तब पूछना। आज मैं सिर्फ अपने मूड में, अपने मन से पढ़ाने के मूड में हूं बिल्कुल। तो ये इसका इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसमें हम नेचुरल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। और ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर को कवर करते हैं बेटा बोर्ड में, बहुत बड़ा वेटेज है 8 नंबर। तो ये भी बेटा आपका टाइम लेने वाला है, ये भी आपका टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब कल मैंने जो एक लेक्चर डाला था रिवीजन नोट, 11th का रिवीजन नोट डाला था, क्रॉस प्रोडक्ट। हालांकि उसमें मैंने एंगल निकालना सिखाया, कईयों को एंगल निकालना भी नहीं आता होगा, डॉट प्रोडक्ट भी नहीं आता होगा, वो सब उससे रिवाइज कर लेना। अब देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखाया उसका यूज बताता हूं। हाँ बेटा देख ली, बिल्कुल ठीक, देखनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी बन। जैसे जैसे ये चैप्टर चलेगा ना आगे, जो अपने आपको तुर्रम कहां समझ रहे हैं कि नहीं हमके तो आता है, उनकी मजबूरी बन जाएगी। आज नहीं तो कल आप उस वीडियो को देखोगे, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं आपको उस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज बताता हूं। यहाँ एक फॉर्मूला आएगा, सपोज करो फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे करके एक फॉर्मूला आपको दर्शन देगा। अब
जिसने वो यूनिट देख ली, वो वीडियो देख ली, उसके लिए बताओ, यदि मैं उनसे कहूं बताओ एफ की डायरेक्शन निकालो, तो उसको लिए क्या है, बस देखो ये तो स्केलर है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, तो इसको फर्स्ट वेक्टर नाम देंगे, इसको सेकंड वेक्टर नाम देंगे, ठीक है। और आपसे मैं पूछूंगा भी, बताइए फोर्स v क्रॉस b, यानी फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b से निकलेगी, और जिसको क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालनी आती है वो इस एफ वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लेगा। अच्छा, इससे पहले चलो क्रॉस प्रोडक्ट तो मैंने आज समझा है, उससे पहले फर्स्ट यूनिट में टॉर्क बराबर है, टॉर्क बराबर P क्रॉस E आया था या नहीं आया था, बोलो, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, तो बताइए टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी। अच्छा बताना ट्रू और फॉल्स, ये रहा एक्सप्रेशन जो पहले पढ़ चुके थे, बताना टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, ट्रू और फॉल्स, यहां जवाब दीजिए। अपनी रामायण बोलते रहते हो कि क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसे तो वाहियत क्वेश्चन होते हैं कि कितने ही दिन में ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो मुझे बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है कि टॉर्क पी के परपेंडिकुलर होगा। हाँ गलत बेटा, फॉल्स, नॉट सही है बेटा, टॉर्क पी के परपेंडिकुलर होगा, ये ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। और टॉर्क ई के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट यदि समझाया था तो याद करो कि क्रॉस प्रोडक्ट से निकलने वाली जो डायरेक्शन होती है, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए और बी वेक्टर, सुनेंगे दोबारा, माना बी अंदर है, इसे 90 डिग्री फील करना, अब फील करना भी सीखो, जब मैंने 90 बोला है तो 90 फील करो, तो ए 90 कब फील होगा, जब आप बी को ऐसे मानोगे, नहीं जब प्लेन के अंदर मानोगे। तो अब देखिए ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी होगा परपेंडिकुलर, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी बेटा, ये होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब ए क्रॉस बी यानी जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी, मतलब जो रिजल्ट आता है वो इन दोनों के तो परपेंडिकुलर रहने ही वाला है। जिसने ना लिखा वो क्लियर करे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि ये जो रिजल्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से निकलने वाला जो वेक्टर होगा वो अपने ही इन दो वेक्टरों के तो परपेंडिकुलर होगा, डेफिनेटली होगा। फिर उसके बाद अपनी उंगलियां पी से ई घुमानी है या ई से पी घुमानी है, वो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ऊपर वाला लेना है नीचे वाला लेना है, उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल वो यूज करेंगे। पर इतनी तो पिक्चर हमेशा क्लियर रहेगी। अब मैं देखो कितना क्वेश्चन, भले ही आपने ये फॉर्मूला ऑफिशियली नहीं पढ़ा, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर तो आप अभी दे सकते हो जो बोर्ड में कई बार आया हुआ है, कई बार। वो फॉर्मूला लिख देता है, वो कहता है इस फॉर्मूले में दो पेयर ऐसे बताओ, दो पेयर जो हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। ऐसे कौन से दो पेयर हैं इस फॉर्मूले में जो हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। तो तुमने ये फॉर्मूला भले ही नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर तो आप दे सकते हो। हाँ कन्हैया, एक पेयर तो ये हुआ, हाँ माधव ने दोनों लिख दिए, खुशी गड़बड़, गड़बड़, बहुत गड़बड़, दीक्षा हाँ ठीक, तो बताता हूं, हाँ अक्षर ठीक। तो देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा दो पेयर ऐसे बताओ जो परपेंडिकुलर है, क्यों तो स्केलर है, v क्रॉस b, v और b में तो कुछ भी एंगल, बेटा इन दोनों में तो कुछ भी एंगल हो सकता है। अच्छा जब आप इसको खोलोगे v क्रॉस b, आपने ऐसे कैसे लिख दिया कि इनके बीच में 90 डिग्री होगा, सर v के परपेंडिकुलर होगा, सर पक्का गलत है ये, क्यों, v क्रॉस b को जब आप खोलते हो तो v भी साइन थीटा एन के पाएगा नहीं आएगा, a क्रॉस b a भी साइन थीटा, v क्रॉस b v भी साइन थीटा, तो ये फिर थीटा की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप तो ये कह रहे हो कि v b के हमेशा ही परपेंडिकुलर है। मैंने क्या पूछा, दो पेयर बताओ जो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो ये जो डायरेक्शन आएगी ये बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, एंड ये जो f है वो b के भी परपेंडिकुलर होगा। देखना वीडियो को, देखना, मैंने तो आपसे बोल दिया, आपकी मजबूरी बन जाएगी, नहीं तो यही गलत सलत आंसर देते रहोगे, देते रहोगे और देते रहो बेटा। मेरा काम पढ़ाना है, कोशिश करना है, आपके हिस्से की कोशिश मैं नहीं कर सकता, आपके हिस्से के एफर्ट मैं नहीं डाल सकता ना। चलिए एक और आगे जाके फॉर्मूला आएगा बेटा, देखिए कितनी बार आएगा, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, इस एक्सप्रेशन को देख के बताओ कौन से दो पेयर हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाले हैं, कौन से दो पेयर हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा कि ये जो F है वो L के परपेंडिकुलर होगा और ये जो F है वो B के, हमेशा L और B के बीच में तो कुछ भी एंगल हो सकता है,
ठीक है, देख फिर यार एल और बी लिख दिए, गंवारो। रात की उतरी नहीं है तुम्हारी, या 2 दिन की छुट्टी में ज्यादा पी ली, हैंगओवर। हाँ, एफ एल के, मैं अपना काम कर रहा हूं बेटा। एफ, उसने कसम खा रखी है कि नहीं हम नहीं सुधरेंगे, हम तो ये उल्टा सीधा आंसर देंगे, हम तो हमारी मर्जी होगी वही देंगे। एफ एल के परपेंडिकुलर परमानेंट, परमानेंट, और एफ बी के परमानेंट। क्या एफ एंड रिजल्टेंट क्या बेटा? इसमें रिजल्टेंट वर्ड क्यों इसमें रिजल्टेंट वर्ड क्यों घुसा रहे हो? यहां प्लस नहीं है ना, रिजल्टेंट वर्ड क्यों घुसा रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं तभी तो कह रहा हूं जितना पूछूं उतना जवाब दो बस। रिजल्टेंट वर्ड यूज करते हैं जब 2 वेक्टर ऐड होते हैं। नाउ जब 2 वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये रिजल्टेंट नहीं है। बोनी खराब करने में तुले हुए हैं। चलिए, तो एफ जो रिजल्ट आने वाला है क्रॉस से, जो क्रॉस से, क्या इन लोगों ने मल्टी का साइन थोड़ी, हाँ चलिए अभी तक देखो, पता है अब जो मैं शुरुआत करूंगा थोड़ी देर बाद ही, थोड़ी देर बाद आज की क्लास में, ये आज की क्लास में तो नहीं आने वाले, ये आज की क्लास में बेटा ये फॉर्मूला आने वाला है, ये KIDL क्रॉस R अपॉन R3। आज की ही क्लास में ये फॉर्मूला आने वाला है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, और रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, और कंजड़े अभी भी साबित कर रहे हैं कि सर ने यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर समझा दिया तो c प्लस डी का होल स्क्वायर वो नहीं खोल सकते। कंजड़ों ने ये साबित कर दिया आज। तो बताइए, क्वेश्चन ये है कि इसमें जो dv है, सॉरी dv नहीं कह रहा हूं, इस एक्सप्रेशन में कौन से 2 पेयर है जो हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाले हैं? कौन से 2 पेयर हैं जो हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसको गौर से देखो, क्योंकि डायरेक्शन ये लोग निकालेंगे, डायरेक्शन इसमें और इसमें है। ये सब तो मैग्नीट्यूड को मैनेज करेंगे, मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब कर देंगे, लेकिन डायरेक्शन की जिम्मेदारी इस क्रॉस प्रोडक्ट पर है। तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो इससे क्रॉस से निकल के वाला, तो ये डीबी जो भी है, अभी तो आप जानते नहीं हो डीबी क्या चीज है। डीबी एक तो डीएल के परपेंडिकुलर होगा, और एक जो डीबी है वो आर के परपेंडिकुलर होगा। और कौन सा परपेंडिकुलर लेना है? आप अपनी इसको फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, इसको सेकंड वेक्टर मानेंगे, और उंगलियां डीएल से आर की ओर घुमाएंगे, इसमें उंगलियां एल से बी की ओर घुमाएंगे, इसमें उंगलियां वी से बी की ओर घुमाएंगे। ध्यान है ना, राइट हैंड थंब रूल। क्योंकि ठीक है, एग्जैक्टली पता करना हो, राइट हैंड थंब रूल मेरा फेवरेट है, वरना जुगाड़ के लिए मैंने राइट हैंड पाम रूल और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ये भी बता दिए। अब चुल्लू मत करना, कुछ के उंगलियां यूं करोगे तो अंगूठा टेढ़ा जा रहा होगा। सर मेरे लिए अंगूठे की डायरेक्शन ऐसे माननी है, प्रोजेक्टाइल वाली। और ये चुल्लू मत करना सर ऋतिक रोशन के लिए कोई स्पेशल रूल है क्या? सर वो तो 2 अंगूठे लेके बैठा हुआ है ना। चलिए अब आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, ऑफिशियली स्टार्ट करता हूं। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करता हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं है और जहां तक है आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी फिजिक्स। नेगेटिव स्टार लगा दिया है मैंने, केवल सुन लो। एक है ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखिए, ऑरिस्टेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें यह पता चला कि हाला करंट का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब ये रहस्य, अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कोई भी थ्योरी अपनी जेब से नहीं देती है। फिजिक्स बस जब से बनी है, जब से नेचर में छिपे रहस्यों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। पता नहीं कितने सारे रहस्य इस नेचर में छुपे हुए हैं। आग की खोज हुई तो क्या उससे पहले आग थी नहीं? क्या होगी तो सही, लेकिन हमें पता चला पत्थर घिस के भी आग निकाल सकते हो। फिर तो बाद में बहुत सारे तरीके हो गए। ठीक है, कुछ लोग मेरे स्टाइल देखो भी चलते हैं नहीं, है नहीं? हाँ कम। चलिए बस 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 बेटा, चलिए। ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ क्या? एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया उसको सस्ते वाले तरीके से बताता हूं। उन्होंने की थी मेहनत थी, लेकिन उसकी मेहनत को थोड़ा सस्ते तरीके से बताता हूं। देखिए, एक सर्किट लिया मैं, अच्छा ये वायर लिया, और वायर के नीचे कंपास निडल लग दी। कंपास निडल तो जानते हो ना आपके, अब तो निडल के रूप में ना आके फोन में दूसरे तरीके से आने लगी है। वरना पहले एक छोटी सी डिब्बी होती थी, लैब में गए हो तो एक छोटी सी डिब्बी होती है, उसमें ऐसे करके नाच रही होती यूं करके, बड़ा फ्लक्चुएट। और कंपास निडल बेटा मैं आपको बताऊं क्या है? कुछ नहीं है, निडल का सस्ता वर्जन है।
निडल का वो, निडल कह रहा हूं, मैग्नेट का सस्ता वर्जन है। जो पेंसिल, अच्छा पेंसिल होती है उसमें तुम चाकू से यूं कर दो, छिल जाती है ना थोड़ी, तो मैग्नेट को यूं कर दो, जो छिल जाए वही कंपास निडल है। मतलब आपको ध्यान हो, टेस्ट चार्ज, हम जब फर्स्ट यूनिट पढ़ते थे तो एक टेस्ट चार्ज वर्ड लेते थे, टेस्टर। टेस्ट चार्ज का काम होता था टेस्टर। वहां वहां जो काम टेस्ट चार्ज करता था वो काम यहां कंपास निडल करेगी, बस कंपास निडल करेगी। और क्योंकि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए, तो आप बताइए कंपास निडल का मैग्नीट्यूड कम होता है नहीं होता? खुद का इफेक्ट, खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इतना होता है पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने, अब देखिए ये क्या है, समझना बेटा थोड़ा बोर्ड, यहाँ इस पूरे चैप्टर में 3D की इशू आने वाले हैं। वो ये एक वायर लिया, वायर ऐसे है और कंपास निडल उसके नीचे है, समझ गए? कंपास निडल उसके नीचे है। यदि यही मैं वायर बोलूं, ये रहा वायर, कंपास निडल इसके नीचे रखी उन्होंने। फिर इस ये वायर आ रहा होगा कहीं से, इसका टेंशन मत लेना तुम, या फिर लो मैंने ऐसे करके बैटरी लगा दी, फिर और ये स्विच, जैसे ही अब देखो कंपास निडल चुपचाप पड़ी हुई है, कंपास निडल चुपचाप पड़ी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही मैं कंपास निडल को स्विच ऑन करूंगा तो तुरंत करंट एक्टिवेट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, जैसे ही करंट एक्टिवेट हुई कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा ये डिफ्लेक्ट होगी तो फिर ये इधर डिफ्लेक्ट होगा, बीच में सस्पेंडेड है कंपास निडल, बीच में हिंड होती है, बीच में हिंड होती है, ठीक है। तो यूं करके देखो, जैसे मैंने इस चौक को, बड़ी वाली चौक ले लेता हूं, ये ऐसे करके लिया है, तो ये यूं हिलने के लिए फ्री होती है, बस यूं करके। तो आप बताइए यदि ये एंड इधर जा रहा है, ठीक है, ये एंड इधर जा रहा है, ठीक है बेटा, सुनिए 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं। मुझे कंपास निडल ऐसे होती है, बीच में सस्पेंडेड होती है। अब जब ये सिरा इधर जाएगा तो देखो बेटा पास से, ये इधर जाएगा तो वो उधर जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही इसमें करंट स्विच ऑन करी, लोग की ऐसे लगा देता हूं, जैसे ही स्विच ऑन करी करंट एक्टिवेट हुई, तो उन्होंने देखा कंपास निडल ऐसे हिलने लगी, तो इसका एक पॉइंट इधर आने लगा। तो अब सुनिए, कंपास निडल डिफ्लेक्ट होने लगी, आपने कंपास निडल सेट कर रखी है, वायर उसके ऊपर है, आपने बस करंट स्विच ऑन की, करंट स्विच ऑन होकर कंपास निडल हिल गई, डिफ्लेक्ट हो गई। सुनिए, यदि कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, कंपास निडल क्या है, सेंसर ही तो है। किस चीज का सेंसर है? आग का सेंसर है, आग के जैसे फायर सेंसर है, किस चीज का? वो मैग्नेटिक फील्ड का सेंसर है। यदि कंपास निडल हिल रही है तो वो बता रही है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो चुका है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड का सेंसर है। तो जैसे ही कंपास, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दिखते थोड़ी नहीं, आंखों से दिखते थोड़ी नहीं है। तो वैसे ही जैसे ही उन्होंने बस करंट ऑन करी तो उन्होंने ये देखा और स्टेट ने कि मेरे करंट ऑन करते ही कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो गई, कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो बेटा यदि ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होता तो इतनी अकल तो फिर आप भी रखते थे कि अच्छा इसका मतलब करंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका मतलब करंट एक्टिवेट करते ही करंट मैग्नेटिक फील्ड भी एक्टिवेट कर देती है, करंट मैग्नेटिक फील्ड भी एक्टिवेट कर देती है। उस दिन से पहली बार फिजिक्स को पता चला कि करंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बीता बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। अब ये तो बेटा फिजिक्स में कई बार धोखे हुए हैं आपके साथ, मोमेंटम को पी से, है ना, और बताओ, बोलो बोलो, स्पीड को वी से, है ना। चलिए, तो ऐसे धोखे तो बहुत सारे मिलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इसके पीछे मैं छोटी सी कहानी बता भी दूंगा क्यों, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, तो ऑरेस्टेड को पहली बार पता चला और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, इस करंट को आई से, ये सामने भी तो रखा है करंट आई से, ठीक। तो करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उस दिन ऑरेस्टेड को पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं करंट से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, इसमें फिर उन्होंने, फिर तो यार साइंटिस्ट जो सन की दिमाग होता है वो तो और क्यूरियस हो जाता है, फिर वो इसमें लग गए, जुगाड़ में लग गए उसमें, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। अच्छा मैं सिर्फ इतना वायर बना दूं, इतना वायर बना देता हूं बस। उन्होंने क्या, नीचे कंपास निडल रखी हुई है, पहले फील कर लेना बार बार कि वायर ऐसे है और कंपास निडल उसके नीचे रख दी है, अभी उसके नीचे। अब देखिए, उन्होंने कंपास निडल को जब यूं रखा, उन्होंने, भाई अब तो वो चुल करेंगे ही करेंगे, और एक्सपेरिमेंट ऐसे ही किया जाता है, उंगली की जाती है बार बार। उन्होंने, मैंने सिर्फ इतना पोर्शन बनाया है, उन्होंने इस वायर में करंट पलट दी,
करंट पलट दी। करंट पलटने के लिए बैटरी के टर्मिनल पलटे होंगे, वो अब आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। उन्होंने बस करंट पलट दी। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि कंपास निडल का जो एंड उधर डिफ्लेक्ट हो रहा था वो इधर डिफ्लेक्ट होने लगा, मतलब पलट गया, कंपास निडल का डिफ्लेक्शन पलट गया। तो इसका मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, ये पता चल गया। साथ में ये भी पता चल गया करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर रही है। कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से मैनेज हो रही है, क्योंकि इधर तुमने करंट की डायरेक्शन पलटी, उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पलट गई। कितना इजीली एक्सपेरिमेंट, सामने एविडेंस आ रहे हैं, सामने क्लियर कट एविडेंस आ रहे हैं। और ये एक ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो आप घर बैठ के कर सकते हो, कोई नासा में जाने की जरूरत नहीं है। यदि सिंपल छोटी सी कंपास निडल हो, बैटरी हो, वायर हो, उसके पास रख देना। पता है आप एक चीज देखना, घरों में एसी लगा होता है ना, ये अब कभी कभी एसी की कूलिंग खराब होती है तो आप जब सर्विस वाले को बोलते हो, सुनिए तो है ना भैया वायर जा रहा है वायर, ठीक है, तो देखना बेटा बाहर जो यूनिट में वायर, इस ये आउटडोर यूनिट होती है ना, आउटडोर यूनिट, ठीक है, स्प्लिट एसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि विंडो एसी में तो वायर वायर ऐसे लटकते ही नहीं है। तो जब सर्विस वाला आता है, पता है इस वायर में प्रॉपर करंट जा रही है नहीं जा रही, इसे चेक करने के लिए यदि वो एमीटर लगाएगा तो वायर काटना पड़ेगा, यूं काटेगा, यहां एमीटर लगाएगा, यूं कनेक्ट करेगा, तब जाके वो एमीटर से ये पता कर पाएगा करंट कितनी है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, वो कुछ नहीं करता, काटा पीटी नहीं करता। एक लॉक सा होता है, जैसे ये वायर है, ये वायर है ना, ये लटक रहा है, एक लॉक सा होता है, यूं करके खट उसको खोलता है और यूं करके, देख रहे हो बेटा कैमरे में, केवल इसके यूं करके कट कर देता है, यूं, तो वायर जा रहा है बीच में से। तो पता है वो जो मीटर है जो यूं करके लॉक कर दिया है, उसी से वो करंट को पता कर लेता है। ऐसा कैसे? साला उसने तो इस वायर को छुआ भी नहीं, उसने तो इस वायर को छुआ भी नहीं, फिर भी इस वायर की करंट बता दी। उसने तो बस इस वायर को, ये जो वायर है इसको यूं करके यूं लॉक करके यूं रख दिया, बस ये उसने वो जो डिवाइस होती है इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड को रीड किया था। और क्योंकि सुनिए अभी एक बात और बताने जा रहा हूं, एक बात और छोटी सी बात, उन्होंने एक चीज और देखी कि यदि वो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, जैसे सपोज करो यहां रियोस्टेट और ले लूं मैं, रियोस्टेट से क्या होगा बोलो? रियोस्टेट से ये होगा कि मैं यहां से करंट का मैग्नीट्यूड भी मैनेज कर लूंगा, है ना। करंट को भाई रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करूंगा, ठीक है। जो लोग नए हैं रियोस्टेट नहीं जानते वो इतना तो जानते हैं, रेगुलेटर, ठीक है, ठीक है, रेगुलेटर, ये रेगुलेटर की, भाई रेगुलेटर को घुमा के आप पंखे की स्पीड कम ज्यादा कर लेते हो, तो ऐसे ही ये रेगुलेटर है। जैसे यहां से करंट को उन्होंने बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि यदि कंपास निडल, देखो पहले यदि ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, कोशिश करना देखने की, अच्छा मैं इसको प्लेन चेंज कर देता हूं, ठीक है, हाँ वायर पे कवरिंग हो रही होगी तब भी दिखाएगा। पता है वायर, एक क्वेश्चन पूछा रोहतास ने कि सर वायर, जैसे इस वायर पे कवरिंग हो रही है, होने दो, मैं यहां उस मशीन को लगा दूं, वायर का मैग्नेटिक फील्ड अब भी होगा, ये कवरिंग रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम को पेनिट्रेट करने में सक्षम होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मीडियम में चल सकते हैं, इवन दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इवन दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। आगे बढ़ू मैं, ठीक, तो ये वायर था, ठीक है, कवरिंग हो तो भी वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे थोड़ा असर आ सकता है, ठीक है। हाँ देखो अब यार जय, यार यही मुझे अब गुस्सा दिलाता है तेरे क्वेश्चन, सर ग्लास में भी, चल मैंने जवाब दे दिया, हाँ अब तू पूछेगा सर दारू में भी, सर चकने में भी, अब मैं है, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, स्पेशली ग्लास पे दिल क्यों आया यार? मैं इसलिए पता है आपसे निवेदन कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि चल होगी, इसलिए कि चलिए इधर देखिए, अब आप क्या बता रहा था, तो हाँ मैं यदि प्लेन चेंज कर दूं, प्लेन चेंज कर दूं, ठीक है, ये सपोज करो मैं ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, अब मैं थोड़ा कैमरा व्यू चेंज कर दूं, ऐसे ऐसे, बेटा कैमरा व्यू से फिर ऐसे दिखेगा। तो यदि करंट की वजह से, पहले करंट की वजह से कंपास निडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी, देखना ऐसे, तो जब उन्होंने ज्यादा करंट दी तो कंपास निडल ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगी। क्या अंतर दिखाने की कोशिश की मैंने? डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो बताइए इन छोटी छोटी एक्टिविटी से एक 7th और 8th क्लास का बच्चा समझ जाएगा कि यार जैसे ही हम करंट एक्टिवेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाता है,
करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। और करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन कंट्रोल हो रही है। मैंने ये नहीं कहा कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है। मैंने ये नहीं बोला कि करंट की डायरेक्शन, देखो करंट तो उधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है अंदर हो, भाई निडल को यूं ले जा रहे हैं। तो ये तीन बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई कि करंट एक्टिवेट होते ही मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाता है। ऑरिस्टेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ते ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और करंट की डायरेक्शन चेंज होती ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ एक्चुअली गड़बड़ भी नहीं है, ऑरिस्टेड ने ये कॉन्सेप्ट तो निकाल के दे दिया, ये होता है, लेकिन इस पर आगे स्टडी भी करी उन्होंने, लेकिन इसकी वो मैथमेटिक्स नहीं दे पाए, क्योंकि फिजिक्स फिर आगे मैथमेटिक्स भी चाहती है, कैलकुलेशन भी चाहती है। जैसे दो चार्जों के बीच में फोर्स होती है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन मैथमेटिक्स ये है कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन कितना होता है, इस पर ऑरिस्टेड ज्यादा काम नहीं कर पाए। आगे बढ़ू तो इस काम को, लेकिन दुनिया को एक प्लेटफॉर्म दे दिया उन्होंने रिसर्च करने के लिए। चलो जरूरी है एक आदमी अपनी जिंदगी में सारे काम कर जाए, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि करंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। यही ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट है और ये जहां तक आएगा नहीं। अब सीधे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर लगा लीजिए बेटा 4 स्टार, इस पर 4 स्टार लगा लीजिए। टॉपिक का नाम है बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ, टी नहीं बोलते, टी को अब फिजिक्स वो इंग्लिश की कहानी है, टी है लेकिन बोलना नहीं है। बायो सावर्ट लॉ, बायोट और सावर्ट ये दो कोलैबोरेटर थे, दोस्त मान लो, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने मिलके, जैसे राइट ब्रदर्स थे, दो भाई तो थे, ठीक है, ऐसे ही बायो सावर्ट लॉ। इन्होंने ऑरिस्टेड से कहा गुरुजी हम आपकी इस लीगेसी को आगे बढ़ाते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजरमेंट के सांचे में ढालते हैं, ठीक है। अच्छा, इस लॉ को पैरेलल में एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक्चुअली वेरीफाई किया था। इसको लाप्लास लॉ भी बोलते हैं, लेकिन फेमस ये मोस्टली बायो सावर्ट लॉ से ही है। इस नाम से तो शायद आएगा भी नहीं आपके में लाप्लास तो। क्या है बायो सावर्ट लॉ? बायो सावर्ट लॉ पहले पहचानिए कि क्या सीखने। यदि आपके पास ये वायर है, माइया माइया माइया, वायर तो कैसे भी शेप हो सकता है, पता ना, ये वायर है, इस समय इसकी शेप देखो कैसी है, यूं ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकता है, इसको सर्किल भी बना सकता हूं मैं, है ना। और मान लो सभी केस में करंट है, तो एक जनरल केस हम लेने जा रहे हैं कि माना एक वायर है और उसमें करंट है आई, और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये पक्का, ये तो ऑरिस्टेड की ही देन है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा होगा होगा, लेकिन कितना होगा, तो बायो सावर्ट ने कहा हम बताते हैं आपको। लेकिन अभी देखना थोड़ा सा धोखा होने वाला है। आपको क्या लगा हेडेक, जो वो ने मतलब मैंने इस तरीके का माहौल बना दिया कि आपको लगा कि अब बायो सावर्ट लॉ बिल्कुल ही सबका मैग्नेटिक फील्ड बता देंगे। लेकिन बायो, जैसे कूलॉम्ब लॉ में शर्तें थी ना, बायो सावर्ट में भी शर्त है। वो शर्त क्या है? उन्होंने कहा भैया हम पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड ना बता पाएंगे, पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो हम भी नहीं बता पाएंगे। पूरे वायर, अगेन आई एम रिपीटिंग, पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं बता पाएंगे। तो फिर तुम काहे लिए आए हो? तुम तो बहुत हल्ला कर रहे थे, हम बताए मैग्नेटिक फील्ड, इतना हल्ला नगाड़ा बजा दिया आपने। उन्होंने कहा देखो हम किसी वायर का तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस वायर में मौजूद किसी छोटे से सेक्शन पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। बेटा मैंने 2 डैश मारे हैं, कैमरे में दिख रहे होंगे 2 डैश। आपको इन 2 डैश के बीच में जो वायर है, केवल इतना अर्जुन बन के निशाना मारना है, ठीक है। आपको सिर्फ इतने हिस्से, तो बायो ने कहा, बायो सावर्ट ने, हम पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं बता पाएंगे। हमारा दिल टूट गया यार, हम तो सोच रहे थे कि बी निकलेगा, बी निकलेगा, आज हमें बी के बारे में, बी माने मैग्नेटिक फील्ड, हम तो खुश हो रहे थे ओ कि वायर आज बी बताएगा हमें। जैसे बच्चे खुश हो जाते ना, पापा आज आइसक्रीम लाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे, है नहीं। चलिए, तो हम तो ये सोच रहे थे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा। बाद में उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो हम भी नहीं जानते, पूरे वायर का इकट्ठा मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो हम भी नहीं जानते। हम क्या, तो फिर तुम क्या जानते हो वही बता दो। पापा क्या लाए हो फिर, आइसक्रीम नहीं लाए हो तो? कि देखो इस पूरे वायर में कहीं भी
छोटा सा एक लेंथ, एक छोटी सी लेंथ इमेजिन करिए, या वहीं पे अपना फोकस करिए, कहीं पे भी, यहां ले सकते हो ये लेंथ, जैसे मैंने यहां 2 डैश मारे, ये 2 डैश यहां भी मार सकते हो, यहां भी मार सकते हो, कहीं भी। उन्होंने कहा मैं केवल इस हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं, हम केवल इस हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं, केवल इस हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो फिर एक कहावत है ना कि भागते दूध की लंगोटी पकड़ में आ जाए, चल यार उसी से काम चला लेते हैं। खुश तो हम ये हुए थे कि पूरे वायर का पता चलेगा, लेकिन चलिए बुरा और बहुत बुरा में चुनना हो तो फिर हम बुरा ही चुनते हैं, है ना? यदि बुरा तो कम से कम इतना बुरा तो नहीं हुआ कि हमारे पास बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है। चल भाई तू इसी का बता मैग्नेटिक फील्ड, चल इसी का ही बता। हाँ तो इसका मैं बता दूंगा। तो सुनिए, अब आप जो पढ़ने जा रहे हो वो पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ये वायर है, इस पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं सीखोगे। वायर ऐसा भी हो सकता है, माइया माइया टेढ़ा, देखो इस पूरे वायर का भी नहीं निकाल सकते अभी, अभी नहीं। अभी इस पे कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, स्मॉल पोर्शन ले लीजिए, ठीक है? तो अब बताइए, पूरे का मैग्नेटिक फील्ड आपने नाम सोच रखा था कि बी बोलेंगे, बी बोलेंगे, बी, और सुनने को सीखने को क्या मिलने जा रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे आप, ठीक है? हाँ 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 बिल्कुल कन्हैया, ठीक, कि इसका, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम डी बी बोलेंगे, डी बी, डी बी, समझ गए होगे ना? क्योंकि नाम तो आपने सोच रखा था कि हम इसको बी बोलेंगे, पूरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड को बी बोलेंगे, लेकिन आपको जब से केवल इसका कंट्रीब्यूशन पता चलने वाला है, सिर्फ ये पता लगने वाला है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसे बोलेंगे हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। डीबी का मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पॉइंट पी है, इस पॉइंट का नाम पी है, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से। तो चलिए, अब कूलम्स लॉ ने कहा मैं तुम्हें चार्ज के बीच की फोर्स निकालना सिखा दूंगा, है ना? तो उन्हें भी तो कुछ बताना पड़ेगा कि चार्जेस ये है, Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है ना, और उनके बीच में मीडियम फलाना है, ढिकाना है, तभी तो वो फोर्स निकाल पाएंगे। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, और इस फॉर्मूले में प्रयोग होने वाली चीजें तो आप ही बताओगे भाई। उन्होंने इस फॉर्मूले का सेटअप दिया कि Q1 ऊपर आ रहा है, Q2 ऊपर आ रहा है, नीचे R स्क्वायर आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले का प्रयोग तो वो भी तब कर पाएंगे ना जब Q1 Q2 R ये सब चीजें बताओ, मीडियम। तो वैसे ही बायो सावर्ट लॉ यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बताने जा रहे हैं, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस स्मॉल पोर्शन, पहली बात इसको बोले, ठीक है, इसको बोलेंगे डीएल लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी उस लेंथ को क्या बोलेंगे? डीएल, इस लेंथ को बोलेंगे डीएल, स्मॉल लेंथ। उन्होंने कहा पहले मुझे ये बताओ कि इसमें करंट कितनी दौड़ रही है, इसमें करंट कितनी दौड़ रही है। तो भैया क्योंकि ये पूरा वायर सीरीज ही है, तो जो करंट मैंने यहां शो कर रखी है वही करंट ऐसे जाएगी इसमें, बोलो आई ही करंट जाएगी इसमें भी। हमने कहा भैया इसमें आई करंट है, ठीक है, आई बता दी। उसने पूछा इसकी लेंथ कितनी है, हमने कहा इसकी लेंथ डीएल है, इसकी लेंथ डीएल है, डीएल बता दी हमने। उन्होंने कहा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, मैंने एक, अच्छा ये जो मैंने बनाया ना जैसे वायर है, हल्का सा डैश बना दिया, ये 2 डैश, आपको केवल इन 2 डैश के बीच में जो वायर फंस रहा है उसी पे फोकस करना है। ये तो मैंने इतना बड़ा बना दिया है ताकि आप देख पाओ, होगा तो ये इन्फिनिटली स्मॉल, इतना छोटा, समझ गए? अब इतना छोटा बनाऊंगा तो टीचर के लिए अपनी फिजिक्स डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसे जितना छोटा इमेजिन आप कर सकते हो उतना ही छोटा इमेजिन करना है, ठीक है? तो चलिए, उन्होंने कहा इसमें कितनी करंट दौड़ रही है, इसकी लेंथ कितनी है, ये एलिमेंट से पॉइंट पी कितनी दूरी पर है। भाई इसकी वजह से तुम अर्जुन बन जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ के बाकी हिस्से को इनविजिबल कर दो। इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डिस्टेंस भी मैटर करेगी, अब तक मैटर करती आ रही है, चाहे वो ग्रेविटेशन लॉ है, आर आता है, आर की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स डिस्टर्ब हो जाता है, आर की वजह से कूलम्ब लॉ डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस आर की वजह से ऑब्वियसली यदि आप यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कुछ और आएगा ना, और यहां निकालोगे तो कुछ और आएगा। तो वो पॉइंट पी कितनी दूरी पर है, मुझे आर बताओ। एक चीज और बतानी है यहां, मैं एक चीज मतलब इसको 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 और एक चीज और बता दीजिए, तब बायो सावर्ट लॉ एक फॉर्मूला आपको देंगे। उन्होंने कहा, अब मैं यहां एक चीज और बता दूं बेटा, जो डीएल है इसको बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? स्मॉल एलिमेंट, या स्मॉल लेंथ भी बोल सकते हो, लेकिन स्मॉल एलिमेंट चलन में है ज्यादा, ये स्मॉल एलिमेंट। ये मीटिंग बेटा लेफ्ट कर। तो मैं क्या बता रहा था, सुनिए, हाँ ये जो डीएल है इसको क्या बोलना है हमें? स्मॉल एलिमेंट।
फिजिक्स की अपनी डिक्शनरी है, बोलना चालू करो। ये जो स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ स्मॉल एलिमेंट। अब देखिए फिजिक्स को एक समस्या क्या आ रही थी यहां पे। हाँ बेटा रोहताश हो गया, ठीक है। फिजिक्स को एक समस्या ये आ रही है, अभी मैंने और स्टेप में आपको क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैनेज हो रही है, नहीं हो रही। करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड होगी। यदि हम डायरेक्शन ढूंढने में सफल हुए तो कहीं ना कहीं करंट का रोल तो आने ही आना है। करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैनेज होगी। मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके चांद पर आप डंडा कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये हो गई करंट खूब चीख रहा है कि मेरी डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेकिन करंट की चांद पर आप डंडा तो नहीं कर सकते फिर भी, क्योंकि करंट को स्केलर पहले ही बोला जा चुका है। करंट पहले ही डिफाइन, किसी को क्या पता था बेटा, सुनो, कि आगे जाके करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी पता चलेगा, है ना। तो करंट को उसी समय ऐसा ट्रीटमेंट दे देते कि वेक्टर बना लेते, लेकिन करंट की चांद पर डंडा कर नहीं सकते, वो स्केलर है। समस्या उत्पन्न हो गई यार, क्या करें यार, फिर तो यार करंट की डायरेक्शन मिस हो जाएगी। यदि करंट की चांद पर डंडा, यदि करंट की डायरेक्शन ही नहीं लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही नहीं मैनेज होगी, ये तो गड़बड़ हो गई। या तो फिर पहले की थ्योरी सारी मिटा के शुरू से खेलते हैं। सुनो बच्चों, करंट होता है वेक्टर, या तो ये तरीका अपनाया जाए। नहीं, फिजिक्स बहुत जुगाड़ू है, उसने क्या किया, उसने जुगाड़ बनाई कि डीएल माने स्मॉल एलिमेंट। उसने कहा आप आई और डीएल को मिला के एक फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके पढ़िए। आई और डीएल को मल्टीप्लाई करके पढ़िए। इस फिजिकल क्वांटिटी, देखो ये क्या है, करंट और ये स्मॉल एलिमेंट, ये करंट और ये स्मॉल एलिमेंट, तो इस मल्टीप्लाई को बोल देते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट। पहली बात, एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी मैंने। आई अपने आप में अलग, देखो जैसे एम माने मास, वी माने वेलोसिटी, लेकिन एम भी माने मोमेंटम हो जाता है नहीं। तो वैसे ही आई माने करंट, डीएल माने स्मॉल एलिमेंट, लेकिन आई डीएल का मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट हो जाता है। इसका जो प्रयोग हम करेंगे, अब देखिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये डायलॉग सुना है। अब हम क्या करेंगे, करंट की चांद पर डंडा तो कर नहीं सकते, तो करंट की शादी हमने करा दी डीएल से। करंट की शादी, अब जैसे किसी का वहां पासपोर्ट नहीं होना है, जैसे प्रियंका चोपड़ा को वहां का ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, तो निक जॉन से शादी कर ली। हालांकि है नहीं, 2-3 साल बाद सबको पता है क्या होने वाला है नहीं, 2-3 साल शादी होने के बाद तलाक होने वाला है, ठीक है, जो भी है। लेकिन हाँ, अब क्या होगा, शादी करने के बाद क्या होगा, जो निक जॉनस की संपत्ति है, जो वो प्रियंका की होगी, उसका कार्ड बना हुआ है तो उसका बन जाएगा। तो हमने यही चाला कि यहाँ चली, करंट की शादी करा दी डीएल से। अब हम डीएल की चांद पर तो डंडा कर सकते हैं ना, डीएल की चांद पे, इसमें तो कोई मना नहीं है ना। हाँ, तो दोनों को मिला, अब क्या हुआ, दोनों की शादी हो चुकी है, तो इसका सरनेम भी इसमें घुस जाएगा। तो यानी आई की चांद पर डंडा करने से बच गए, हमने डीएल की चांद पर डंडा कर दिया, या यूं कहिए इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे हम, लेकिन निशाना इसका होगा, बंदूक इसके कंधे पे रख के चला रहे हैं, निशाना ये लगाएगा। यानी आईडीएल की डायरेक्ट, अच्छा डीएल वेक्टर में खुद की तो कोई डायरेक्शन हो नहीं सकती ना, बताना, लेंथ की कोई डायरेक्शन होती है, लेंथ की कोई डायरेक्शन होती है। और सुनिए, एक चुल मत करना, सर लेंथ तो स्केलर होता है, अरे ऐसे तो होने को एरिया भी स्केलर था, लेकिन एरिया अलग चीज है, एरिया वेक्टर अलग चीज है या नहीं। आप उनको एक ही चीज समझ के चलोगे तो कभी नहीं फिजिक्स समझ पाओगे। वी अलग चीज है, वी वेक्टर अलग चीज है, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। चलो वहां तो नाम अलग अलग थे उस समय, फिजिक्स और यदि ट्रेंडी होती तो शायद वो इसका नाम स्पीड और इसका नाम स्पीड वेक्टर रख देती, यदि चलन थोड़ा और अच्छा ये चल गया होता। भाई धीमे धीमे फिजिक्स भी तो अपडेट हुई, फिजिक्स को भी तो ट्रिक आने लगी। तो चलिए, तो ध्यान रखना, डीएल पे वेक्टर जो मैंने लगा दिया है, तो इस पे वेक्टर लगा सकते हैं ना, क्योंकि इसने तो कसम नहीं खाई ना। बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, यानी लेंथ, जिसकी डायमेंशन लेंथ होती है वो वेक्टर पढ़ा जा सकता है, लेकिन केवल इस अकेले की चांद पर डंडा करने का क्या होगा, इसकी खुद की तो कोई डायरेक्शन है नहीं ना। तो हमने इन दोनों की शादी करा दी, ठीक है, इन दोनों की। एक मूवी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शशि कपूर बाइक चला रहा होता है, वो अंधा होता है, अंधा होता है। अब अंधा कैसे बाइक चला लेगा, पीछे अमिताभ बच्चन बैठा था, उसका हाथ टूटा हुआ था। अब बताइए सीन कैसे क्रिएट, फिल्म है वो तो, क्रिएट कैसे किया। अमिताभ बच्चन शशि कपूर को एग्जैक्टली बताता जा रहा था, डायरेक्शन वैसे कर ले, वैसे कर ले, वैसे कर ले।
वो अंधा है, लेकिन डायरेक्शन उसे कहां से मिल रही है? पीछे अमिताभ बच्चन बैठा हुआ है। तो वही चीज, तो ध्यान रखना, ये शशि कपूर है, ये अमिताभ बच्चन है, डायरेक्शन ये बताएगा। इसको बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, बोलो सेंटेंस पूरा करो, इन द डायरेक्शन ऑफ अमिताभ बच्चन। कौन है अमिताभ बच्चन? करंट। हम अकेले डीएल वेक्टर भी कुछ बुक्स में पढ़ लेंगे, लेकिन अकेले डीएल वेक्टर है ना, उसमें भी इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब करंट की डायरेक्शन होगा। तो समझ में आ गया ये सब क्यों करना पड़ा? इसकी वजह से यार करंट अपनी चांद पर डंडा करवाएगा नहीं, और बी की डायरेक्शन उसको मैनेज करनी है। तो चलिए अब एक और चीज यहां पर, अब आ जाइए एक और चीज। हम केवल अर्जुन बन चुके हो ना, आपको ये वायर दिखने ही नहीं चाहिए, आपको सब ये दिखना चाहिए, दिखना ही ये चाहिए, ठीक। अच्छा, फिल्म का नाम सुहाग था, अच्छा हाँ, नाम वाम मैं भूल गया। चलिए इधर देखिए, तो ये हमारे पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड जो निकालने वाले हैं वो यहां से ओरिजिनेट हुआ है, यहीं से बना है। तो हम इस पॉइंट का नाम, जैसे इस पॉइंट का नाम P, इसको O फॉर ओरिजिन, यानी जहां वो करंट एलिमेंट मौजूद है हम उसको ओरिजिन जैसी इज्जत देंगे। तो पता है ये क्या चीज है? दिस इज पोजीशन वेक्टर, इसे आर वेक्टर। ध्यान है पोजीशन वेक्टर या नहीं? पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या चीज है? चलो मैं बोल देता हूं, लिख नहीं रहा हूं, लिखा हुआ तमीज से नोट्स में है। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर ध्यान करो, जैसे कोई पॉइंट P है, यदि मैं ओरिजिन से एक एरो खींच दूं तो ये पोजीशन वेक्टर होता है। यदि ये कोई और पॉइंट है, यहां से खींच दूं, ये कहलाते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर है वो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। इसके साथ एक शर्त है, ये हमेशा ओरिजिन से ही खींचना चाहिए, इसका एरो हमेशा अवे फ्रॉम द आइडियल होना चाहिए। एरो ऐसे खींचेगा, मतलब एक और एग्जांपल जो दे देता हूं, सपोज करो यूं है, मैं यहां दे देता हूं, एक मिनट, करंट यूं जा रही है। यदि आपका पॉइंट P यहां होता, कहीं भाई मैग्नेटिक फील्ड तो वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो चारों ओर होता है ना, आपकी इच्छा यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बजाय यहां निकालने की हुई, तो बताइए आपने यहां आइडियल लिया, माना आप इस, ठीक है, ये तो जब आप, ये ओरिजिन हो गया, इसकी वजह से आप यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो आर वेक्टर ऐसे खींचेगा। आर वेक्टर की डायरेक्शन कभी भी ऐसे नहीं होगी, ऐसे ही होगी। तो चलिए, तो आर वेक्टर समझ में आ गया। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है। अब ध्यान रखना, खाली आर बोल रहा हूं तो ये डिस्टेंस हो गई, खाली आर बोल रहा हूं तो डिस्टेंस हो गई। किस किस के बीच की डिस्टेंस है? आइडियल और पॉइंट P के बीच की, या O और P के बीच की, ठीक है। और आर वेक्टर बोल रहा हूं तो इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई। उन्होंने कहा मुझे आई बताइए, मुझे डीएल बताइए, मुझे आर बताइए, और मुझे ये थीटा भी बताइए। या थीटा का भी रोल है, थीटा। अब ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये जो थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है? आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर। अच्छा, आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन यहां पे हल्की सी, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये हल्का सा, ये हल्की सी टेंजेंट डाली हुई है मैंने डीएल पे। जब छोटा सा एलिमेंट होता है ना तो छोटी सी टेंजेंट डालनी पड़ जाती है। तो ये किसकी डायरेक्शन है? आइडियल की। और ये किसकी डायरेक्शन है? आर वेक्टर की। तो बायो सावर्ट ने कहा था आप हमें ये चीज और बता दो बस, कि आखिरकार आइडियल और आर के बीच में एंगल है कितना। अच्छा, एक रैंडम सिचुएशन देता हूं मैं, बाई चांस करंट यूं होती और पॉइंट भी यही होता और करंट एलिमेंट भी यही होता, तो पता है इस पॉइंट पर आइडियल की डायरेक्शन ऐसे होती। बताओ क्यों? सोचो, आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होती। सोचो क्यों? क्योंकि करंट का एरो देखिए, जब वो यूं करके इस पॉइंट से गुजरेगा तो करंट ऐसे होगी, हाँ, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। आर वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। देखना सही बनाया मैंने, गलत बनाया है? दिस इज आर वेक्टर। आर वेक्टर हमेशा ओरिजिन से पॉइंट बी की ओर खींचेगा, और आइडियल और आर के बीच का एंगल यही होगा ना, यही तो होगा। असर की स्टाइल बता रही है, नहीं, यही नहीं होगा, नहीं होगा। अब आइडियल और आर के बीच का एंगल ध्यान करो, कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें सबसे पहला ही पॉइंट यही था कि दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल होता है वो किस तरीके से लिया जाता है, दोनों डाइवर्ज हो रहे हो या दोनों कन्वर्ट।
तो देखिए ये वाला एंगल लिया जाएगा। अब आइडियल और आर के बीच में ये एंगल है, क्योंकि इस पॉइंट से देखो ये भी डाइवर्ज हो रहा है और ये भी डाइवर्ज हो रहा है। ये क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि इस पॉइंट पर ये तो डाइवर्ज हो रहा है और ये बहन जी करंट कन्वर्ज हो रही है, दिख रहा है ना? इन चीजों से क्रिस्टल क्लियर करते चला करो। इस पॉइंट पर करंट तो कन्वर्ज हो रही है लेकिन आर डाइवर्ज हो रहा है, तो ये नहीं है। अब थीटा ये है, तो आईडीएल और आर के बीच का एंगल। अब जब ये सारी चीजें पता चल जाए तो फटाफट देखिए, अब देखिए यहां तक मैं मान लो चीजें कनेक्ट हो गई ना। आई क्या चीज है, डीएल क्या चीज है, या आई डीएल मिला के जो शादी हुई है उससे हमने क्या जुगाड़ भाई? ठीक है, चलिए अब बायो सावर्ट का काम है, तुमने उसे दे दिया। अब बायो सावर्ट इन चीजों को असेंबल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो यहां स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये सिर्फ किसका मैग्नेटिक फील्ड है? पूरे वायर का नहीं, उस छोटे से करंट एलिमेंट का। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसमें करंट कितनी है, इसमें लेंथ कितनी है, ठीक है, इस अपॉन आर। हालांकि नोट्स में मैंने अलग अलग लिख रखा है कि डीबी आई के प्रोपोर्शनल होगा, डीबी इसकी लेंथ कितनी है इसके प्रोपोर्शनल होगा, डीबी स्क्वायर। और वैसे भी अब तक नीचे ही आया है यार स्क्वायर, कूलम्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ। इस पे एक चीज पे और डिपेंड करता है डीबी। उन्होंने पाया भैया, उनकी मेहनत थी, उनकी कैलकुलेशन थी, तो हमें वहां यहां चुन नहीं करनी है, ये सीखना है। साइन थीटा, इन 4 फैक्टरों पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। केवल एक फैक्टर ऐसा है, हाँ ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होबे करता है, केवल एक ही फैक्टर ऐसा है जिसपे इनवर्सली आ रहा है, बाकी सब पे डायरेक्टली। और आई का मतलब आप जानते हो, डीएल का मतलब आर का, और थीटा का मतलब ये लिखा हुआ एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। कुछ बुक्स में इन दोनों लाइनों को मिला के एक ही लाइन लिख देते हैं, क्योंकि अब तो इनकी शादी हो गई ना, तो दोनों को ठीक है ना, एक ही साथ जाएंगे। अब तो आइडियल ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, कोई ऐसे भी, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। फाइनली जो बायो सावर्ट लॉ बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है बताइए? जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में रख देता हूं, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। होप यू पल्ले पड़ा? तो मैं केवल ये लाइन लिखने जा रहा हूं, सब मिटा के। ये सब हालांकि नोट्स में लिख रही है, ठीक है। तो मैं फाइनली जो निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन, according to him the small magnetic field produced by this small element is directly proportional to the current in the current element, the length of the length element, sine of theta is angle between ideal vector and r vector, and the नीचे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये है बेटा बायो सावर्ट लॉ, ये है। हालांकि अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी मैं इसकी चांद पर डंडा करूंगा, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड सीखना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बेटा एक साथ दोनों चीज नहीं सीख सकते ना। नोट्स नहीं मिले आपको, भेज दूंगा बेटा ग्रुप में, टेंशन मत लो, भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा। आपके ग्रुप में नहीं भेज पाए बेटा, ठीक है, नहीं, एक अलग ग्रुप चल रहा है ना, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट वाला ग्रुप अलग चल रहा है, उनको नहीं भेज पाया होगा मैं। तो देखिए, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहा हूं मैं, सब तैयार है ना? तैयार हो? प्रोपोर्शनल साइन हटाएगा क्या आएगा? ये बिल्कुल कूलम्ब लॉ की तरह चल रहा है। देखो कूलम्ब लॉ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर भी सुनिए, आपको ध्यान हो, वहां पे भी कूलम्ब लॉ कब वैलिड था? जब चार्ज बड़े बड़े हो या पॉइंट हो। बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े वायर के लिए नहीं निकल पा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, छोटा, बिल्कुल इतनी छोटी लेंथ होनी चाहिए कि वो लेंथ नहीं पॉइंट नजर आने लग जाए। बिल्कुल लगभग वही चल रहा है बेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बता रहा था मैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, तो यहां क्या आया था बोलो? क्या आया था? यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? के। लेकिन हम भी ये जानते हैं ना, सर के दिमाग में चालाकी रहती है, सबका सब सबका विकास। असलियत में केफे कुछ नहीं था, याद करो। हाँ केफे कुछ नहीं था, चलो वहां तो मैंने टाइम लिया था, यहां इतना टाइम नहीं लूंगा। अब तो वो समझ चुके, ध्यान है ना। बिगिनर लेवल पे हम ये बता देते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन हटा के के लगा दिया, पर सच्चाई ये है कि के नहीं आता, ये आता है। वो एक्चुअली इसके बाद सीधे ये स्टेप है, ये है ही नहीं, ये तो पढ़ाने के लिए बोल दिया है मैंने बस।
इसलिए इसके का कोई नाम ही नहीं है ना, यहां इसके का नाम है ना इसके का कोई नाम है, नाम इसका है। देखो 4 का अपना नाम है, 4 FOUR, पाई इसका अपना नाम है, इसका अपना नाम है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ना। तो फिलहाल अभी तो बस इतना समझो। तो अब ये तो अभी फॉर्मूले पे हल्का सा बॉक्स मारा है मैंने, काम पूरा नहीं हुआ मेरा और आपका अभी, क्योंकि अभी डायरेक्शन सीखी नहीं है, लेकिन एकदम से नहीं सिखा सकते ना। हियर ये जो के है, पहले इस, ठीक है बताऊंगा कि एक्चुअल में के क्या चीज है, लेकिन उससे पहले ये बताना लेंथ की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट। अब देखो कंफ्यूज हो जाएंगे इधर, लेंथ की ऐसा यूनिट सिंपली क्या है, मीटर। इसमें कोई डाउट था? तो यदि लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है तो स्मॉल लेंथ की ऐसा यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगी क्या, है ना भाई। लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है तो स्मॉल लेंथ डीएल की जो फिर ऐसा यूनिट होगी वो मिलीमीटर होगी। चलो मिलीमीटर पे डन करते हैं। नहीं, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो स्मॉल लेंथ हो, ऐसा यूनिट तो मीटर ही होगी। अब इससे कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है चाहे वो बी हो चाहे वो डीबी हो, यूनिट के मामले में तो एक ही चीज होगी ना, जो भी यूनिट होगी। अभी तो आप नहीं जानते, नन्हे मुन्ने बच्चे हो। हाँ तो चलिए शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बी की एसआई यूनिट टेस्ला होती है। हाँ, फेमस साइंटिस्ट टेस्ला, जिसकी बहुत इज्जत है आज की डेट में, यानी टेस्ला, एसआई यूनिट टेस्ला। और इसकी सीजीएस यूनिट भी पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां सीजीएस यूनिट भी यूज होती है काफी, वो है गॉस। एसआई यूनिट टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस। टेस्ला को ठीक है शॉर्ट में टी लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, और गॉस को शॉर्ट में जी लिखेंगे। अब आ जाइए, क्या बेटा, चल निकल गया मैसेज। तो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो, ऐसा यूनिट टेस्ला होगी और इसकी गॉस होगी। और इनका आपस में कन्वर्जन भी याद रखिए, 1 टेस्ला इक्वल टू, याद कर लीजिए अभी, 10,000 गॉस। ये याद कर लीजिए। शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1T इक्वल टू 10⁴ G। ठीक है, आगे समझ में आ गया? इसको याद कर सकते हो। तसला जानते हो? तसला, उस दिन मैंने डांस स्टेप बताया था तसले से। हाँ भैया, मौजा ही मौजा, तसले से बताया था ना, मौजे। तो ऐसे याद कर सकते हो, एक तसले में 10,000 गिट्टियां, एक तसले में 10,000 गिट्टियां। शायद इस दोहे से याद रहेंगी आपको, एक तसले में 10,000 गिट्टियां, एक तसले में 10,000 गिट्टियां। हाँ नोट्स में है बेटा, टेंशन मत लो, है बेटा, ये तक लिखा हुआ है उस नोट में, एक तसले में 10,000 गिट्टियां। टेस्ला क्या बेटा। चलिए अब सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं देखिए। अच्छा, मेरे सारे डांस फेल हो गए इंस्टा के डांस के सामने। हाँ बेटा, मैं गणेश चतुर्थी वाला अच्छा डांसर हूं। मैं भीड़ में कहीं भी अच्छा डांस करता हूं, मैं भीड़ में। अरे सोलो डांस नहीं होते, सोलो में कहां से कुछ स्टेप आते होता हो ना, बाकी तो कहीं भी कुछ कर लो, डिचिंग डिचिंग। हाँ बेटा। अच्छा, डांस से एक बार ध्यान आया, एक बार क्या हुआ, सुनो डांस से बताता हूं। हाँ, निकोल टेस्ला के नाम पर ये टेस्ला। एक बार क्या हुआ, एक कुछ लोग पानी के जहाज, शिप में जा रहे थे। अचानक समुद्र में तूफान आ गया। सब डरने लगे ये क्या होगा यार, अब तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, डूब जाएंगे। अंतिम समय में फिर लोग क्या करते हैं, लास्ट में होप भगवान ही बचती है। तो सबसे पहले क्रिश्चियन ने बोलता है, हे गॉड प्लीज सेव मी, हे गॉड प्लीज सेव मी, गॉड प्लीज सेव मी। उनके गॉड आए और उन्हें बचा के ले गए। वाह जी, कमाल हो गया। ठीक है, यानी गॉड आए और उसे बचा के ले गए। मोहम्मदन ने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये इसे बचा के, या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद। उनके अल्लाह का भी दिल पिघल गया और उन मोहम्मदन यानी उनको बचा के ले गए। अब रह गया हिंदू। अब हिंदू कहता है, यार मैं भी याद करता हूं, मैं भी याद करूं। अब
किसको याद करूं यार, मेरे यहाँ तो इतने सारे भगवान है, मैं किसको याद करूं, कंफ्यूज, किसे याद करूं यार, मैं मरने वाला हूं। फिर उसने कहा यार गणेश जी को याद करते हैं, कैसी से, मतलब सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है हमारे यहाँ, उन्हें गणेश जी को याद करता हूँ, हे गणेश जी मुझे बचा लो, गणेश जी प्लीज मुझे बचा लो, गणेश जी। गणेश जी आ भी गए, ऐसे थोड़ी नहीं हमारे गणेश जी, लेकिन गणेश जी बचा नहीं रहे थे, डांस कर रहे थे, धिम धिम लक लक, धिम धिम लक लक, धिम धिम लक लक। गणेश जी डांस करने लगे और वो कह रहा है ए गणेश जी क्या कर रहे हो, मरने वाला हूं, बचाओ मुझे। नहीं, धिम लक लक। ऐसा क्यों कर रहे हो कि नालायको, हर साल गणेश चतुर्थी पे मुझे डुबोते हो और डांस करते हो, है नहीं होता है, नालायको मुझे डांस करते हो और मैं डूबता हूं, मुझे डुबोते हो अपने हाथ से, आज तुम डूबो मैं डांस करूंगा, बदला पार्ट 2, दिम दिम लग लग दिम। तो बेटा भगवान में भी टशन होता है, हल्के में मत लेना उन्हें। हाँ, गणेश जी के साथ एक बार और एक हरकत हो गई, सॉरी गणेश जी माफ करना प्लीज, नहीं यार मैं सुना नहीं रहा हूँ, यूट्यूब पे चला जाएगा, पता चला वाट लग गई मेरी। चलिए, हाँ इधर देखिए, तो यहां पर तो ये हमें बी की यूनिट, ठीक, बी की यूनिट, इसको ये बंद करने के बाद सुनाऊंगा गणेश जी वाला, है नहीं। अरे यार फिर कई लोगों की ना जरा सी देर में सेंटीमेंट ना हर्ट हो जाए, है नहीं। अब आ जाओ, अरे मेरी जो वो शायरी, सुनो सुनो, ऐसे भी कंजरे लोग हैं, वो शायरी वो जो हिट हो गई थी ना तुक्के में, वो कौन सी, फोकस में वो आई वो पहली बार, है नहीं, इसका रोग लगा, वो शायरी कई लोगों को गंदी लग रही है। तो यार कुछ समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, गंदी का मतलब क्या वर्ड है, अश्लील, वो शायरी अश्लील लग रही है उनको। तो बेटा समाज में कई तरीके के लोग हैं, नहीं सोचो, यही एग्जैक्टली यही वर्ड था, यही वर्ड, ठीक, कहां से आते हैं ये लोग। तो खैर बेटा मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। हाँ फिलहाल इस पे आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अब आ जाइए, अब इसकी यूनिट जब समझ में आ गई तो अब हमें पता है ये क्यों यूनिट मैंने इससे रीअरेंज किया। अब इसकी यूनिट हमें आ गई, इसकी हमें पता है, इसकी हमें पता है, इसकी होती नहीं है, इसकी भी पता है, के की यूनिट डिजाइन हो जाएगी। तो इसलिए फ्रॉम फर्स्ट, अब हम डिजाइनर बन गए ना, फ्रॉम फर्स्ट पहले के का फॉर्मूला बना लो, के का फॉर्मूला डीवी इंटू आर स्क्वायर, डीबी इंटू आर स्क्वायर, और डीबी इंटू आर स्क्वायर आइडियल साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ के की ऐसा यूनिट ही बना देता हूं, ऐसा यूनिट ऑफ के, वैसे तो ये आपका काम है, अब ऐसा यूनिट ऑफ के इसकी हो गई टेस्ला, इसकी हो गई मीटर, उस पर स्क्वायर है, ये एम्पियर हो गई, ये मीटर हो गया, और साइन थीटा की कुछ होती नहीं है, इसे अरेंज कर देते हैं, कितना हो गया, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई, ठीक। अब आ जाइए, अब ये इस के का पोस्टमार्टम करते हैं, के का पोस्टमार्टम, एक्चुअली में बताइए, वहां जो के था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन था ना, वहां मतलब क्या बेटा, क्या बताना है एक बार और भैया, एक गॉस कितने का है, ये क्या क्वेश्चन है भाई, एक मिनट सर जे डीवी क्या था प्लीज एक बार बता दो। अच्छा वाह, डीवी क्या था, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड था बेटा, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। आजकल जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि उसके नाम से कोई फेक आ रहा है बंदा, अब क्या कर सकता हूं मैं इसमें, यदि कोई ये पूछता है कि डीवी क्या है तो ऐसा लगता है कि उसके नाम से कोई फेक बंदा आ रहा है। देखो मैं तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ता जरूर हूं लेकिन कई बार इग्नोर भी मारता हूं, एक गॉल नहीं, ये अब मेरे पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं है कि मेरे काली गाय हरी घास खा के सफेद दूध क्यों देती है, हालांकि किसी ने टाइप नहीं किया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कि मेरी काली गाय हरी घास खा के सफेद दूध देती है, क्वेश्चन तो ये है नहीं। चलो तो नोट, जैसे वहां के में 1/4 पाई एप्सिलॉन था, तो इस के का मतलब एक्चुअल में ये तो सिर्फ कंधा है, 1/4 पाई, मजा आ गया ना, यहां तक तो वही है 1/4 पाई, बस यहां नीचे नहीं आता, यहां ऊपर आता है म्यू,
यानी म्यू अपॉन 4 पाई, एक नया फिजिकल कांस्टेंट आपका वेट कर रहा है, म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू अपॉन 4 पाई। वहां 1 अपॉन 4 पाई नीचे था एप्सिलॉन, यहां म्यू ऊपर है। अब इनका नाम भी है, ये म्यू, ये म्यू का नाम है, नई फिजिकल क्वांटिटी है, इसका नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यानी सुन बेटा, कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट भी मीडियम पर ही डिपेंड कर रहा है। अलग अलग मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। यानी इस वायर और इसकी, जैसे वहां वर्ड परमिटिविटी था ना, परमिटिविटी परमिशन दे रहा था, परमिएबिलिटी का मतलब एक तरीके से होता है मीडियम को पेनिट्रेट करने की क्षमता। ज्यादा डिटेल में मत जाओ अभी, बस ये नाम समझो कि ये कांस्टेंट है, इसका नाम ये है नहीं, ये है बस, नाम ये है, बस उसकी प्रॉपर्टी पढ़ो। भाई करीना और सैफ की शादी हुई, उनके बच्चे का नाम तैमूर है, बस नाम, क्यों, कहां की, क्या, कैसे, तैमूर जान गए ना कौन है ना। तो वैसे ही म्यू जान लो, ये नाम है इसका, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसमिट करने की क्षमता, ऐसे समझ लो, ट्रांसमिट करने की क्षमता। जैसे रोड होती है, रोड में यहां से यहां वाहन ले जाने की क्षमता होती है कि नहीं। अब रोड खराब होगी तो वाहन थोड़ा स्लो स्पीड से चलेंगे, रोड अच्छी होगी तो वैसे ये म्यू की वैल्यू अच्छी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड सर भगेगा, बेकार होगी तो ये, चलिए, तो K होता है म्यू अपॉन 4 पाई, जिसमें म्यू का मतलब क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और उस यूनिट की तरह यदि म्यू पर नॉट लगा दूं तो ये इशारा है कि मीडियम कौन है, एयर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एयर को एक स्पेशल वैल्यू दी है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, समझ गए। म्यू माने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू नॉट माने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, लेकिन ये किसी मीडियम की, ये एयर की। अब सुनिए, यहां सुनते हैं बेटा, और थोड़ा सा और सुन लो फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म चलो आज नहीं पढ़ा रहा, वेक्टर फॉर्म आज नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, तो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ, ये म्यू, इसको तो समझ लो। अब आपको याद है, आप हर मीडियम का के नहीं याद कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने कहा था एयर के लिए याद कर लो। तो फॉर एयर इस के की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग होगी, लेकिन एयर के लिए इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है। और यूनिट क्या होगी के की, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। बेटा इस के की वैल्यू, आज जो के है, जो इसको ट्रिम करके लिख दिया है, इस के की वैल्यू, और वो भी कब, एयर के लिए। यदि मैं ये शब्द मिटा दूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। एयर के अंदर इस के की वैल्यू 10⁻⁻⁷ होगी। या अच्छा, अभी अभी समाचार मिले हैं कि के को म्यू अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फॉर एयर के की जगह लिख दूं म्यू अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷। बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन इससे बचने एक और अच्छा काम कर सकता हूं, ये शब्द हटा देता हूं, यहां ये लिख देता हूं, बस हो गया काम। मतलब उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही, अब तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये इस बात में ही इशारा है कि मैं एयर हूं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। और कभी सवाल में म्यू नॉट ही निकालना पड़ जाए तो 4 पाई को उधर ले जाना, 4 पाई को उधर ले जाना, यदि कभी म्यू नॉट ही निकालना पड़ जाए। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, म्यू नॉट, सॉरी 4 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं, के और म्यू की यूनिट सेम टू सेम हुई, इसका मतलब यूनिट, डायमेंशन सब सेम हुई। अच्छा अभी मैं डायमेंशन का खेल नहीं खेलना यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं आने आपको बी की यूनिट डिस्क्लोज करके के की यूनिट डिस्क्लोज करवा दी, लेकिन डायमेंशन में बाद में बनवाऊंगा, बहुत इजी पैटर्न से बनवाऊंगा, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना, जल्दी बोलो यहां तक कि ये के क्या चीज है। के यहां पर भी मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन आता है, या 1/4 पाई और न्यूमरेटर में म्यू आता है। और सुनिए, जैसे बताइए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी को याद है एप्सिलॉन आर था, क्या नाम था इसका, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक। तो यहां अगला नोट सेम, ये क्या है म्यू, ये क्या है म्यू नॉट, ये है म्यू आर, समझ जाओ, क्योंकि मैं वहां पढ़ा चुका हूं इसलिए थोड़ा सा स्पीड रख सकता हूं यहाँ। हाँ बिल्कुल सही नाम जय, क्या नाम रखा जाएगा इसका, रिलेटिव मैग्नेटिक
परमिएबिलिटी, रेडिएटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, समझ में आ गया? ऑफ मीडियम, बट मीडियम भी आएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब क्या रह गया? इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा लेकिन डिस्कस कल करूंगा, थोड़ा सा और रह गया है। जब इतना है थोड़ा सा और सहन कर लो, थोड़ा सा और बेटा, सीरियसली मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट और। हाँ, फिर उसके बाद अपने डाउट पूछ सकते हो कि मेरी काली गाय हरी घास खा के सफेद दूध क्यों देती है। ठीक है, जब मैं मीटिंग ऑफ कर दूंगा फिर पूछ लेना। ठीक, अब सुनिए, ये जो, अरे वो मिट गया जो, चलो कोई नहीं, मुझे तो याद है डीबी का फॉर्मूला क्या निकला था। नेक्स्ट नोट है बेटा, डीबी इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब सच्चाई ये है कि हमारा डिस्कशन अभी पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ही तो डिस्क्लोज किया है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता ही नहीं है अभी आपको कैसे निकलेगी, कि यदि करंट ऐसे जा रही है इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये तो बायो सावर्ट ने कहा टेंशन मत लो, हमने पूरी रिसर्च कर डाली है, हम आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना भी सिखा रहे हैं, जा रहे हैं। तो पहले तो एक काम करो, खुद सोचो ये मैंने क्या किया, पहले खुद सोचो। हाँ, ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्या बायो सावर्ट ने प्लान किया था वो देखिए, मैंने नहीं प्लान किया ये, अब देखिए। हाँ, अब देखिए ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दिया, के आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, दिस इज वेक्टर फॉर्म। समझ, देखो यहां से ये तो समझाने का काम मेरा था, ये भी मेरा ही है। ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दिया तो आर आ गया, नीचे आर क्यूब हो गया। अब गौर से सुनिए, इतने एक्सप्रेशन को मैंने आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, सुनिए यदि आप इसका मैग्नीट्यूड खोलोगे, इसको ए मानो इसको बी मानो, बताइए ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। यदि मैं डीबी का ये जो, मान लो सपोज करो मैंने आज पहली लाइन ही ये पढ़ाई होती, मैंने नहीं पढ़ाई ये सब, चूल्हे में जाने दो, मैंने यहां से शुरुआत करी कि बेटा ये होता है बायो सावर्ट लॉ, और होता भी यही है, होता भी यही है बायो सावर्ट लॉ, ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। पर मेरे पास तो कई कंजड़ बच्चे भी है ना, तो उन्हें सबका साथ सबका विकास के लिए ऐसे पढ़ाया। अब सुनिए, यदि मैं डीबी का मैग्नीट्यूड डंडा कर दूं तो आप इधर आइडियल क्रॉस आर, इस पर भी डंडा करना पड़ेगा ऐसे मॉडुलस, फिर इसका मॉडुलस क्या आएगा, के आइडियल आर साइन थीटा। आएगा नहीं आएगा, एन कैप नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड लग रहा है, मैग्नीट्यूड लग रहा है। तो बताइए आएगा नहीं आएगा, आइडियल साइन ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, आइडियल क्रॉस आर ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। ये है वेक्टर फॉर्म। और सुनिए, ये बायो सावर्ट की मेहनत है, ये नहीं सोचना सर उन्होंने आर को पहले क्यों नहीं रख लिया, आर क्रॉस आइडियल, क्योंकि इसका भी तो मैग्नीट्यूड वही आता। ये उनकी मेहनत है, उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे करने पर आ रही है डायरेक्शन। बाकी इतना तो आपको समझ में आ गया कि डीबी की जो डायरेक्शन है, बताना ट्रू और फॉल्स, आइडियल के परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज। बताना ये मैंने ट्रू लिखा या फॉल्स लिखा, ये ट्रू है या फॉल्स है कि डीबी इज परपेंडिकुलर टू आइडियल ऑलवेज। जी हाँ, दिस इज वेरी ट्रू। बताना एक पेयर और है, डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर ऑलवेज। इवन आइडियल और आर में कुछ भी एंगल हो सकता है, पर ये जो रिजल्ट निकलेगा वो इसके भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब कौन सा परपेंडिकुलर होगा बाई चांस, जैसे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, वो मैं कल प्रैक्टिस करा दूंगा। इतना पढ़ के आएंगे ना आप लोग, प्रॉमिस करते हो, इतना पढ़ के आओ, ठीक है। देखो मुझे मेरा यूट्यूब पे चैनल कब सक्सेस हो क्या नहीं, मेरे को सीरियसली इतनी चिंता नहीं है। मेरे पास आप लोगों जैसा मेरा चलता आ रहा था ऑलमोस्ट चल रहा है, वही 2 साल तो गड़बड़ हुई है, लेकिन आपके पास, मेरे पास तो चॉइस है, इस साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, कभी हो सकता है तुक्का लग गया 5 साल में मेरा भी चैनल ठीक है पसंद करने लगेंगे। आपके पास तो 1 ही साल है, सिर्फ 1 साल है। पढ़िए बेटा,